हेलो गाइस। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सीएमईडी से सीएमईडी का सीएमईडी का यूनिट नंबर 4। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि यूनिट नंबर जो 4 है आपका, वो आपका संगठन है। ठीक है, संगठन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो नाम से एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता क्यों है, उसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, सबसे चीज़ें इसमें बेसिक चीज़ें हैं। और हम ये जानेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के क्या-क्या अभिलक्षण हो सकते हैं या कितने टाइप्स के हो सकते हैं। बेसिक तौर पे जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम उसी पे क्या करेंगे, आप पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। संगठन। ठीक है? तो पहला टर्म ही आता है आपका कि संगठन क्या होता है। ठीक है? पहला ही आपका टर्म निकल कर आया है यहाँ से कि संगठन 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 से आप क्या समझते हैं? ठीक है? ये बेसिक आपका क्वेश्चन बनता है। और ये अगर ये आपको समझ में आ गया है, तो आपके जितने क्लासिफ़िकेशन वगैरह हैं, उनको ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? ठीक है? तो संगठन का मतलब क्या होता है? क्लियर है, स्पष्ट है कि जैसे कोई भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है? काम कर रहे हैं, हमको सामने दिखाई दे रहा है कि ये काम हमको कंप्लीट करना है। ठीक है? तो यानी कि कह सकते हैं कि एक साझे साझे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्राप्ति के लिए प्राप्ति के लिए प्रेरित होकर एक टोली के रूप में काम करने को, ठीक है? एक देखो यहाँ वर्ड आया टोली, ठीक है? यहाँ पे एक वर्ड आया टोली, ठीक है? टोली के रूप में काम करना। जैसे होता क्या है, कभी-कभी क्या होता है एक इंसान कोई भी देखो ऑर्गेनाइज़ेशन जब बनता है तो कभी भी कोई इंसान एक कोई अकेला काम नहीं कर सकता, पहली बात। तो किसी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए, ठीक है? उसमें अच्छे से कह सकते हैं कि जो आपकी ज़िम्मेदारी है उसको निभाने के लिए, ठीक है? उसको क्या करना पड़ता है, एक टीम वर्क रूप में काम करना पड़ता है, ठीक है? टीम के रूप में काम करना पड़ता है। यानी कि नंबर ऑफ जो पीपल होंगे वह एक नहीं होगा, एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है? तो ये कह रहा है कि एक साझे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो हम लोग प्रेरित होकर एक टोली के रूप में काम करते हैं, किसके रूप में? एक टोली के रूप में काम करते हैं, ठीक है? एक टोली के रूप में काम करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग संगठन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? संगठन बोलते हैं, ठीक है? सिंपल सा फंडा है, संगठन बोलते हैं। सिंपल है ना? बिल्कुल सिंपल है। क्लियर? ओके। और आपको पता ही है कि कोई भी ऐसा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो क्या है कि अकेले नहीं हो सकता है, ठीक है? कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अकेले नहीं हो सकता है, ठीक है? मनुष्य अपना पूरा उसपे अपना जो पूरा कहते हैं ना ताकत लगा ले, फिर भी क्या है थोड़ा-सा कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको अकेला वो नहीं कर पाता है। उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोगों के सहयोग की ब भावना या फिर अन्य लोगों के जो सहयोग होते हैं, उनको लेना पड़ता है, ठीक है? उस कार्य को संपूर्ण करने के लिए, ठीक है? तो ये सब आवश्यकता पड़ जाता है आपका, ठीक है? तो हम एक चीज़ देखते हैं आपका, जो आपका संगठन होता है, ठीक है? आपका संगठन तभी ठीक तरह से चल पाता है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। आपका जो संगठन है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? नोट में लिखिएगा कि जो आपका संगठन होता है, ठीक है? तभी ठीक तरह से चल पाता है, जब टोली के प्रत्येक सदस्य को संगठन का उद्देश्य पता हो। यानी जो टोली में लोग काम कर रहे हैं, मिलकर के काम कर रहे हैं, उस संगठन का जो उद्देश्य है, वो आपको पता हो, ठीक है? संगठन का जो उद्देश्य है, वो आपको पता हो, ठीक है? क्लियर?
प्रत्येक सदस्य को, यानी जो काम कर रहे हैं उसमें, ठीक है? जो टोली में प्रत्येक सदस्य जो काम कर रहे हैं, उनको संगठन का उद्देश्य पता हो, ठीक है? दूसरा चीज़ दूसरा चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट आपका है कार्य के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी। कार्य के प्रति कार्य के प्रति, ठीक है? अपनी ज़िम्मेदारी ज़िम्मेदारी, ठीक है? ओके? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि हमको जो काम करना है, जिस काम के लिए हमको रखा गया है, उस काम पे हम क्या करें, अपना काम, अपने कार्य को फ़ोकस करें, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं फाइनली एक निष्कर्ष निकल कर आया आपके सामने, फाइनली आपके सामने एक निष्कर्ष निकल के आया कि कि जो संगठन है स्वयं एक उद्देश्य नहीं है होता है, ठीक है? जो आपका संगठन होता है, संगठन क्या होता है? स्वयं में क्या है? उद्देश्य नहीं है, बल्कि जो है उद्देश्य प्राप्ति के लिए संगठन का एक माध्यम है, ठीक है? संगठन का एक माध्यम है। क्लियर है ना? इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। संगठन जो है स्वयं एक उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि कोई उद्देश्य की प्राप्ति, कोई मान लीजिए आपके पास उद्देश्य है, ठीक है? कोई चीज़ मान लीजिए हमको प्रोजेक्ट बनाना है, काम करना है इस पे, तो बल्कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या है, एक संगठन का माध्यम है, ठीक है? ये आपका क्या है? माध्यम है, मीडियम है, इस चीज़ को अचीव करने के लिए। कौन? तो संगठन, ठीक है? कौन? संगठन। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है? ओके? चलिए, हम ये समझ सकते हैं कि ये आप चीज़ को समझ चुके होंगे। अब देखिए कि ऑर्गेनाइज़ेशन में आपको जब जब जाओगे, काम करोगे, तो कहीं न कहीं आप सिर्फ़ एक पर्सन को नहीं देखते वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी हम परियोजना या फिर कोई भी हम निर्माण कर रहे होते हैं, ठीक है? कोई भी हम लोग निर्माण कर रहे होते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के, उसमें अनेक व्यक्ति होते हैं, ठीक है? उसमें अनेक व्यक्ति होते हैं, अनेक व्यक्ति होते हैं। अनेक व्यक्ति के रूप में आप कह सकते हो जैसे मैनेजर मैनेजर होते हैं, ठीक है? आपके इंजीनियर होते हैं, ठीक है? आपके इंजीनियर होते हैं, आपके डिज़ाइनर होते हैं, आपके ड्राफ्टमैन होते हैं, ठीक है? आपके सर्वेयर भी होते हैं, ठीक है? यानी कि जो आपके सबसे इम्पोर्टेंट कि जो आपके किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में जो कहते हैं नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे श्रमिक, ठीक है? श्रमिक जो है आपके, ये सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, एक संगठन बनाते हैं। ये सारे लोगों का जो एक टीम है या टोली कह सकते हैं, ये लोग क्या करते हैं, मिल कर के एक अपना संगठन बनाते हैं, ठीक है? एक संगठन बनाते हैं, ठीक है? जिसका एक उद्देश्य बनाते हैं कि इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो इसका एक उद्देश्य फाइनली निकल कर आता है कि जो आपका परियोजना है, ठीक है? जो आपका परियोजना है, जो आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है? जो आपका प्रोजेक्ट है, उसका समय के अंदर, इस प्रोजेक्ट का समय से पहले आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है? संतोषजनक तरीके से, ठीक है? समय के अंदर मतलब जो अवधि दिया गया है, उस अवधि से पहले अगर पूरा हो जाए, तो बहुत बेटर है, ठीक है? तो ये सब क्या होता है कि ये सब आपके पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपको जब ऑर्गेनाइज़ेशन पूछेगा डिफ़ाइन करने के लिए, तो आप इन सारे टर्म को आप लिख सकते हो अच्छे से, उसको समझाने का बिल्कुल प्रयास करिएगा कि ऑर्गेनाइज़ेशन क्या होता है, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं हम लोग कुछ जान लेते हैं संगठन के संगठन के अभिलक्षण संगठन के अभिलक्षण, ठीक है? यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइज़ेशन, ठीक है? क्लियर है ना? तो इस बात का ध्यान से देने की ज़रूरत है कि संगठन किसी भी प्रबंध व्यवस्था का एक अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण आधार होता है, आपको पता ही है, जैसा कि हमने अभी चर्चा भी किया था, ठीक है? इसके मुख्य कुछ अभिलक्षण हैं, जैसे संगठन का जो उद्देश्य होना चाहिए,
ठीक है? वो स्पष्ट होना चाहिए। पहला पॉइंट इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है? जो पहला आपका उद्देश्य होना चाहिए या फिर कह सकते हैं अभिलक्षण जो है इसका, पहला अभिलक्षण ये आपका कि संगठन का जो उद्देश्य है, वो ठीक है, वो स्पष्ट हो। संगठन का संगठन का उद्देश्य हमेशा कैसा होना चाहिए? उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है? स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है? दूसरा आपका क्या हो सकता है? बताइए। संगठन का जो उद्देश्य होना चाहिए, पहला आपका अभिलक्षण आपको यही समझ में आया, जो इसका उद्देश्य वो क्या हो? स्पष्ट हो। दूसरा आपका हो सकता है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है? दूसरा आपका हो सकता है, जो संगठन का ढाँचा है, ठीक है? जो संगठन का ढाँचा है, वो भली-भाँति क्या होना चाहिए? व्यावहारिक होना चाहिए, ठीक है? दूसरा पॉइंट कह सकते हैं, संगठन का जो ढाँचा है, संगठन का जो जो ढाँचा है ढाँचा है, भली-भाँति 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 कैसा होना चाहिए? व्यावहारिक होना चाहिए, व्यावहारिक होना चाहिए। इस बात को याद रखना, ठीक है? ये आपका दूसरा अभिलक्षण होना चाहिए। चलिए भैया इसको रफ करते हैं। पॉइंट वाइज़ देखिए, जब भी एग्ज़ाम आए तो उसमें आप जहाँ लगता है कि हमको पॉइंट वाइज़ ही लिखना है, तो वहाँ पे आप पॉइंट वाइज़ ही लिखिए। जैसे 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। इससे क्या होता है, पॉइंट वाइज़ लिखने से थोड़ा-सा आपकी जो कॉपी का अपीयरेंस होता है, बहुत बेटर होता है। ठीक है? और चेक करने वालों के लिए भी आसान होता है। ठीक है? तीसरा पॉइंट हो गया आपका। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है भैया? चौथा क्या हो सकता है कि जो संगठन के प्रत्येक सदस्य होते हैं, उनको अपने कर्तव्य तथा ज़िम्मेदारी का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। अगर ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। संगठन के प्रत्येक सदस्य को संगठन के प्रत्येक प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक सदस्य को अपने अपने कर्तव्य तथा कर्तव्य तथा ज़िम्मेदारी का स्पष्ट ज्ञान हो, ठीक है? ज़िम्मेदारी का ज़िम्मेदारी का स्पष्ट ज्ञान हो। देखो, अगर संगठन में हम लोग जब काम करते हैं, अगर काम को हम बहुत इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो भाई कोई भी व्यक्ति ऐसा ना सोचे कि हमको जो मिला है काम करने के लिए मैं नहीं करूँगा या फिर जो मेरा काम हो कोई और करेगा। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको जो काम मिला है एक्चुअली में, आप उस काम पे फ़ोकस करिए, ठीक है? जिससे आपका काम आसानी से हो सके और उस ऑर्गेनाइज़ेशन के हिसाब से देखा जाए तो उस काम में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जब आप अपने कार्य के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहोगे, ज़िम्मेदार रहोगे तभी तो आप काम को करोगे। अदरवाइज़ नहीं करोगे आप लोग, लापरवाही बन जाओगे। तो कहीं न कहीं ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन को बहुत आगे ले जा सकता है या फिर बहुत पीछे भी ले जा सकता है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है कि आपके जितने अनुभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें आपस में, ठीक है? संगठन के विभिन्न विभिन्न अनुभागों में अनुभागों में अनुभागों में तालमेल ये भी देखो कोऑर्डिनेशन आपस में जो होना चाहिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर तालमेल कभी-कभी नहीं जब बैठ पाता है तो आदमी क्या होता है आपस में ही मनमुटाव होने लगता है। तो यहाँ पे बहुत जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि किसी भी डिपार्टमेंट के आगे जो तालमेल है, तालमेल हुआ तालमेल एवं एवं सहयोग की भावना हो, ठीक है? कि भैया हम किसी काम में अगर हाथ बटा देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो काम में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा या फिर कुछ आ जाएगा, तो ये सब सोच नहीं रखना आपको, ठीक है? आपस में क्या करना है,
तालमेल बनाए रखना। जैसे मान लीजिए 2 पर्सन है यहाँ पे, ठीक है? 2 पर्सन है आपके यहाँ पे। ये 2 पर्सन मान लीजिए अपना अलग-अलग जो भी है, एक ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर रहे हैं। अगर इनका मनमुटाव, ठीक है? इनका जो है आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है? इनका आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, तो कहीं न कहीं क्या होता है कि इनमें आपस में मनमुटाव होगा और किसी भी काम में क्या होता है, ये लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे देन फर्दर कहीं न कहीं आगे चलकर ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि या भैया अपने काम में क्या करो, रुचि लो, काम में अपने तालमेल बनाओ, ठीक है? आपस में सहयोग की भावना रखो, ताकि हमारा जो है काम अच्छे से हो सके और ऑर्गेनाइज़ेशन में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना होने पाए, ठीक है? और सबसे लास्ट होता है आपका, जो आपका सबसे लास्ट टॉपिक होगा, इसका मतलब जो भी है, चौथा, पाँचवाँ जो भी होगा, ठीक है? वो आपका होगा संगठन का अपना एक स्पष्ट स्वरूप होना चाहिए, ठीक है? संगठन का संगठन का अपना एक स्पष्ट स्पष्ट स्वरूप होना चाहिए, स्वरूप होना चाहिए। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? इतने पॉइंट अगर आप कंसीडर करके चलते हो, तो आई होप कि अ, आप नंबर अच्छे से ला सकते हो, ठीक है? लेकिन आपको मैंने कहा ना कि जहाँ पे आपको लगता है कि पॉइंट वाइज़ लिखना चाहिए, समझाने की ज़रूरत है, तो आप पॉइंट वाइज़ करिए, ठीक है? एग्ज़ाम में आप बहुत बड़ा क्वेश्चन को बढ़ा-चढ़ा के मत लिखिए, जिससे इतना एक्यूरेट पॉइंट लिखिए, कि एग्ज़ामिनर 4-5 पॉइंट पढ़ेगा, वो समझ सके कि वो आपको जो बच्चा है वो कहना क्या चाह रहा है, वहीं पे आपको नंबर पढ़ के दे दे, ठीक है? इतना इफ़ेक्टिव कॉपी में बनाइए, ठीक है? या कोई भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है? क्लियर? अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन में, ठीक है? जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, इम्पोर्टेंट, ठीक है? संगठन के प्रकार, संगठन के प्रकार, ठीक है? यानी टाइप्स ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन, ठीक है? क्लियर है? ओके। तो जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, ठीक है? कुछ ऐसे बनाया गया है कि जैसे जो भी आपके अधिकारी लोग हैं या फिर जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उनके आधार पे क्या किया बँटवारा किया गया और उन्हीं के अनुरूप क्या होगा, हम एक ढाँचा बनाए संगठन का, ठीक है? उसी भी आप हम क्या करते हैं क्लासिफ़ाई करते हैं और हम लोग देखते हैं कि जो आपका जैसे हम लोग क्या होता है इस स्वरूप को देखते हैं, जैसे हमने जो बनाया अभी जस्ट, उस स्वरूप को देखते ही हमें ये पता चल जाता है कि व्यक्तियों का जो भी आपका फ़ंक्शन है, वो अपना उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है अपना अ, काम कर रहा है, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि रचना की दृष्टि से जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, संगठन को 3 प्रकार से क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। पहला आपका हो सकता है इसमें, ध्यान से देखिएगा, पहला आपका क्लासिफ़िकेशन हो सकता है गाइस, जिसको बोलते हैं हम लोग उम, रेखीय या सैन्य संगठन, ठीक है? रेखीय रेखीय या सैन्य सैन्य संगठन। दूसरा आपका होता है रेखीय एवं स्टाफ, रेखीय एवं स्टाफ, ठीक है? और तीसरा आपका होता है कार्यात्मक संगठन, कार्यात्मक कार्यात्मक संगठन। अब ध्यान देने वाली बात है गाइस आपको, ठीक है? ध्यान देने वाली बात ये है, जो आपका रेखीय या सैन्य होता है, इसको हम जनरली क्या होते हैं कभी-कभी एग्ज़ाम में मिलिट्री ऑर्गेनाइज़ेशन के नाम से भी जानते हैं इसको, मिलिट्री, इसका इंग्लिश नाम है मिलिट्री ऑर्गेनाइज़ेशन। और आपका सेकंड है आपका स्टाफ ऑर्गेनाइज़ेशन और थर्ड आपका है क्या? फंक्शनल ऑर्गेनाइज़ेशन, ठीक है? ये आपके 3 टाइप होते हैं। क्वेश्चन में कभी-कभी क्या होता है, ये पूछेगा आपसे कि इन तीनों को क्लासिफ़ाई करिए और शॉर्ट वे में इसको समझा दीजिए, मतलब छोटे-छोटे संक्षिप्त में बताइए।
5 नंबर का। या फिर आपसे एक क्वेश्चन कहेगा कि रेखीय या सैन्य संगठन से आप क्या समझते हैं? इसका फ्लो चार्ट बना कर के हमको क्या करिए, बताइए। ठीक है? इसका हमको फ्लो चार्ट बना कर के तैयार करके बताइए। इसमें जो पहला आपका मेथड आता है, ठीक है? इसमें आपका जो पहला मेथड आएगा निकल कर के, ठीक है? पहला आपका मेथड जो निकल कर आता है, वो होता है आपका सैन्य संगठन। सैन्य संगठन, ठीक है ना? तो आपको बता दें कि इसमें क्या होता है कि ये जो मेथड होता है ना, ये मेथड जो आपका है बहुत ओल्ड है, पुराना है, ठीक है? और सबसे सस्ता भी है, सरल भी है, ठीक है? इस व्यवस्था में हम लोग क्या करते हैं, जितने आपके अधिकारी लोग होते हैं, ठीक है? या फिर जो भी मैनेजर होते हैं, ठीक है? हम मैनेजर को उच्च अधिकारी भी कह सकते हैं, तथा जो निचले स्तर के कर्मचारी जो होते हैं, उनको एक सीढ़ी की भाँति पहुँचाते हैं इसमें, ठीक है? सीढ़ी की भाँति मतलब इन द सेंस कि हम इसमें कुछ ऐसा डायग्राम बनाएँगे, कुछ ऐसा बनाएँगे कि इसका जो है ऊपर वाले का, यानी कि नीचे जो होगा आपका निम्न अधिकारी होंगे, और जैसे-जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाएँगे आपके उच्च अधिकारी की तरफ हम लोग बढ़ते जाएँगे। ठीक है? क्लियर? ओके। तो इसीलिए कहा गया कि इसमें एक सीढ़ी की भाँति होता है, नहीं कि जो भी हम फ्लो डायग्राम बनाएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों सीढ़ी की भाँति कहा जा रहा है। ठीक है? ओके। तो इसमें जो आपके मुख्य निर्णय होते हैं, ठीक है? आपके उच्च स्तर के जितने भी अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है? ध्यान दीजिएगा। इसमें जितने भी आपके डिसीज़न लिए जाते हैं, ठीक है? जो आपके उच्च अधिकारी लोग होते हैं, उनके द्वारा जनरली हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, और उनके पालन के लिए क्या होता है कि जो आपके निचले स्तर के अधिकारी होते हैं, ठीक है? उनको जनरली हम लोग भेज दिया जाता है। जो भी अतिदर्शक होते हैं, उनको भेज दिया जाता है ताकि अपने काम को अच्छे से करें। ठीक है? जो बॉस होता है, संगठन के सभी कर्मचारियों पर सीधा एवं पूर्ण नियंत्रण रखता है। सबसे बड़ी बात ये है, जो आपका बॉस होता है, ठीक है? जो आपका सबसे बड़ा ऑफ़िसर होगा आपका इस विभाग में, किसी भी विभाग में, तो क्या होगा आपका उसका जो नियंत्रण होगा, वो बहुत ही मतलब कर्मचारियों के साथ-साथ एकदम सीधा संपर्क बनाए रखता है, ठीक है? और किसी भी कार्य की जो सफलता या विफलता के लिए जनरली क्या होता है, वो स्वयं ज़िम्मेदार होता है, पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व भी होता है, ठीक है? तो इसका क्या है कि एक छोटा-सा हम लोग ये फ्लो चार्ट बना देंगे, इससे स्पष्ट हो जाएगा आपका कि एक्चुअली में जो सैन्य संगठन है, वो कहना क्या चाहता है। जैसे मान लीजिए, एक फ्लो चार्ट है, एज़ अ कुछ ऐसा आपके पास फिगर बनेगा। ये आपके होते हैं कुशल श्रमिक, यहाँ होते हैं अकुशल श्रमिक, ठीक है? उसके ऊपर आपका होंगे जेई, अवर अभियंता, जूनियर इंजीनियर, ठीक है? उसके बाद से इसके ऊपर जस्ट होंगे आपके सहायक अभियंता, इसको हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग ए लिख देंगे, काम चल जाएगा। असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है? उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे फिर, ध्यान से देखते जाइएगा, यानी कि ये जो फ्लो चार्ट बन रहा है, ठीक है? ये क्या ऐसा है, एक सीढ़ी की भाँति है ना, देखो नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे आपके निम्न अधिकारी होते हैं, ऊपर हम जैसे-जैसे बढ़ेंगे तो उच्च अधिकारी वहाँ पे आसीन होंगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद से एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर, इसके ऊपर फिर आपका सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, ठीक है? उसके बाद से आपका हो जाएगा चीफ इंजीनियर, यानी कि चीफ इंजीनियर, ठीक है? मुख्य अभियंता। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगा कि जो निम्न स्तर के जो अधिकारी होते हैं, वो आपके निचले स्तर पे हैं। देखिए ध्यान से नीचे यहाँ पे हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? जैसे-जैसे नीचे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, तो हम क्या पा जा रहे हैं कि आपका चीफ इंजीनियर सबसे टॉप पे बैठा हुआ है। तो एक्चुअली जो चीफ इंजीनियर होता है, इसके संपर्क में सारे लोग होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में सुपरिटेंडेंट होते हैं, ईई होते हैं, एई होते हैं, जेईएन होते हैं, ठीक है? तो यानी कि आपको अगर डिसीज़न लेना होगा कहीं न कहीं आपके जो बॉस होते हैं, उनका इस पे क्या उच्च अधिकारी को इसमें क्या होता है,
निर्णय लिए जाते हैं, उनके द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, उनको पालन किया जाता है, ठीक है? ये आपका फ्लो चार्ट बना कर के रेडी है। इस चार्ट को आप लोग आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसको आप लोग बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है? ले लीजिए, क्लियर है? ओके। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो ज़िम्मेदारी होता है ना, एजेई का या फिर एई का, सबका अपना-अपना क्या स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि आपको क्या करना है, ठीक है? और क्लियर? ओके। ये हम कह सकते हैं ना कि ऐसे करने से क्या होता है कि इस ऑर्गेनाइज़ेशन में आपका जो अनुशासन होता है वो अच्छा बना रहता है, ठीक है? एक चीज़ याद रखिएगा, इस जो आपका अ, मिलिट्री ऑर्गेनाइज़ेशन होता है, इसमें जो अनुशासन होता है ना, वो प्रॉपर बना रहता है। सबसे बड़ी फ़ायदा हमको यही देखने को मिलता है। और यही चाहिए भी कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन में जो भी काम हो रहा है, वो एक अनुशासन के तहत होगा, तो आपका काम क्या होगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से होगा। उसमें कोई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है? ये सब चीज़ें होती हैं आपका इसमें। किसके अंतर्गत था आपका? आपका था रेखी तथा सैन्य संगठन। इसमें कुछ दोष गुण भी आते हैं आपके एग्ज़ाम में, कभी-कभी पूछ लिए जाते हैं आपके, क्या-क्या दोष हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, ठीक है? क्लियर? तो इसका जो आपका गुण होता है, ठीक है? इस इस मेथड का जो गुण होता है, सबसे बड़ी बात है कि सरल व्यवस्था होता है सबसे पहली बात। सरल व्यवस्था होता है, यानी सरल व्यवस्था का मतलब ये है कि इसको हम शीघ्रता से समझ आने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं एक सरल तथा शीघ्रता से समझ आने वाली व्यवस्था है। इसमें कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है? ओके। और आपका सबसे बड़ी बात है, सेकंड पॉइंट है आपका, जो रेखीय संगठन होता है, वह अधिक प्रभावी तथा मितव्ययी है। अधिक अधिक प्रभावी प्रभावी तथा मितव्ययी है, ठीक है? इकोनॉमिकल है। क्लियर है? ओके, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड होगा स्पष्ट आवंटन। इसका मतलब क्या होता है? स्पष्ट आवंटन का मतलब ये होता है, इसमें जो अधिकारी होते हैं, ठीक है? जो ज़िम्मेदारियों का बँटवारा होता है, आवंटन किया जाता है, वो स्पष्ट होता है, ठीक है? तो इससे क्या होता है, जब काम में भाई अस्पष्टता होगी, कार्य को लेकर के जब अस्पष्टता होगा, ठीक है? अस्पष्टता होगा, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो आपका काम होगा, जो आपके व्यक्ति होते हैं, जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर जो है किसी प्रकार का कोई भी भ्रम या कह सकते हैं कि संदेह, ठीक है? कोई भी भ्रम या संदेह संदेह क्या होता है? ये नहीं होने पाता है। अगर ये मान लीजिए भ्रम संदेह होने लगेगा, तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो कहीं न कहीं इसकी प्रॉपर्टी से ये अलग दूर हो जाएगा। इसको गोड़ में रखेंगे ही नहीं रखेंगे। ठीक है? क्लियर? चलिए ठीक है। ओके आगे बढ़ें? चलिए ठीक है। अनुशासन आपको पता चल गया। और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी प्रकार का कोई भी लापरवाही दिखाते हैं अपने कर्तव्य के प्रति, तो क्या होगा? आपको तुरंत कार्रवाई संभव है। ठीक है? आप किसी प्रकार का कोई भी लापरवाही करते हैं, लापरवाही का मतलब सिंस कि आप मतलब जो काम आपका दिया गया है, जो आपका कर्तव्य करने के लिए अगर नहीं करते हैं, तो उस पर आपको सख्त क्या है? उस पर आपको अ, मतलब कह सकते हैं कि कार्रवाई करने के लिए वो संभव है सब कुछ, ठीक है? किया जा सकता है आप पे कार्रवाई, ठीक है? ओके। और इसमें जो निर्णय होते हैं, देखो गुण है ना, तो कहीं न कहीं गुण में आपके जो निर्णय होते हैं, वो अति सुगम होते हैं, ठीक है? क्लियर? ओके। तो प्रभावी अधिकारी द्वारा प्रगति, ठीक है? जो भी आपका प्रोग्रेस है या फिर सुधार संबंधी फैसले इसमें तुरंत लिए जा सकते हैं, ठीक है? इसमें फैसले तुरंत लिए जा सकते हैं, ठीक है? ओके, ओके, चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? तो ये सब होते हैं आपके गुण। ये हमने क्या देखा था? गुण देखा था, किसका भैया? मिलिट्री ऑर्गनाइज़ेशन के। तो अगर आपसे पूछता है मिलिट्री ऑर्गनाइज़ेशन को समझाइए, तो आपको सीधी-सी बात है, हर चीज़ को पहले समझाइए कि ये एक पुराना मेथड है और सबसे सरल विधि भी है। इसमें जो व्यवस्था इस प्रकार किया जाता है कि जो आपके उच्च अधिकारी होते हैं उनको टॉप पे और जो निम्न अधिकारी होते हैं उनको बॉटम पे और एक सीक्वेंस वाइज़, ठीक है? ऑर्डर सबसे ऊपर वाला
भाई बॉस ही तो सब कुछ देखता है, यानी कि जितने भी अधिकारी लोग होते हैं निम्न स्तर के, वो सब किसके संपर्क में होते हैं? उच्च अधिकारी के संपर्क में होते हैं। और इनका फ्लो चार्ट बनाने के लिए बोलेगा, तो आप लोग इसको जस्ट हमने जो बनाया था अभी फ्लो चार्ट, उसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है? तो हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड टाइप आपका होगा स्टाफ, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? सेकंड वाला, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, ओके।